नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है। 7वें फेज में सुबह से ही वोटिंग शुरू हो गई है। स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि समय निकालकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और इस बीच आपको आंकड़े बता दें कहां कितनी वोटिंग अभी तक हुई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 28.02% मतदान हो चुका है। महाराजगंज में 29.66% वोटिंग हुई है। तो गोरखपुर में जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 26.64% मतदान हो चुका है। कुशीनगर में 28.06% वोटिंग हुई है। देवरिया में 28.10% मतदान हुए हैं। वहीं बांसगांव में 28.30% मतदान हो चुके हैं। घोसी में 27.67% मतदान हुआ है। सलेमपुर की बात करें तो 27.94% वोटिंग हुई है। बलिया में 27.81% मतदान हो चुके हैं। गाजीपुर में जहां से अफजाल अंसारी मैदान में है, वहां पर 27.55% वोटिंग हुई है। चंदौली में 29.08% वोटिंग हुई है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र, पीएम मोदी यहाँ से प्रत्याशी है और 26.13% यहां पर वोटिंग हुई है। मिर्जापुर अनुप्रिया पटेल यहां से मैदान में है, 29.54% यहां पर वोटिंग हुई है। रॉबर्ट्सगंज में 28.09% मतदान हुए हैं। तो लगातार मतदान के आंकड़े पल पल बदल रहे हैं और लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आपको आंकड़े बता रहे हैं और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 28.02% मतदान फिलहाल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट जिनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज हैं। पूर्वांचल की सभी सीटें हैं और उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के प्रत्याशियों की बात की जाए तो वे आमने सामने हैं। महाराजगंज में बीजेपी से पंकज चौधरी, कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी, बसपा से मोहम्मद मौसम आलम सामने हैं। तो लगातार कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में, एनडीए के प्रत्याशी के बीच में भी मुकाबला देखने को मिल रहा है। वाराणसी हॉट सीट, यहां पर पीएम मोदी मैदान में है। साथ ही कन्याकुमारी में ध्यान भी काफी एक जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आज 13 सीटों पर यह तय होगा कि कौन सरकार में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो उनमें से एनडीए को 11 सीटें मिली थी और साथ ही 2 सीटें बसपा को यहां से मिली थी। तो ये 13 सीटों का आखिरी चरण काफी महत्वपूर्ण, तमाम दिग्गजों की किस्मत इस चरण में देखने को मिल रही है। बता दें कि पीएम मोदी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, मिर्जापुर से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, महाराजगंज से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मैदान में हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बलिया से मैदान में हैं और इसके अलावा माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से मैदान में हैं और इसी सीट का असर घोसी में भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन मैदान में है, अभिनेत्री काजल निषाद गोरखपुर से चुनाव लड़ रही हैं। तो 2 अभिनेता अभिनेत्री यहां पर रवि किशन के सामने ही काजल निषाद है गोरखपुर से। ये चुनावी मैदान में मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला आज इन सीटों पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 4 जून को यानी आखिरी फेज के बाद परिणाम आएंगे, लेकिन ये फेज भी तय करेगा क्योंकि 57 सीटें हैं। 8 राज्यों की 7 प्रदेश हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। तो कुल मिलाकर आज का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। और अगर बीजेपी का नारा 400 पार है या फिर कांग्रेस या एनडीए या इंडी गठबंधन सत्ता में आने की बात करते हैं तो आज का जो 57 सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन 57 सीटों के 2019 के परिणाम देखें तो 25 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आई थी और 32 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। कुल 9 सीटें कांग्रेस को 2019 में इन 57 सीटों में से मिली थी, उसमें से भी 8 सीटें पंजाब से कांग्रेस के कब्जे में आई थी। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को यहां से बाजी मारनी है तो अपना जो पुराना प्रदर्शन है उसमें बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को अपना पुराना प्रदर्शन कायम रखते हुए आगे निकलना पड़ेगा। तभी 400 पार का जी लड़ाई की बात कही जा रही है, उसमें कुछ दम दिखाई देगी। तो सुबह से ही लगातार वोटिंग हो रही है, मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ तस्वीर आज की रहेगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से शमसी आजाद हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही सपा से आरपी राजन जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं एचएन उपाध्याय जी। एचएन उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में।
और सुबह से लगातार आप चर्चाएं भी कर रहे हैं, क्या कुछ इन 13 सीटों पर मुकाबला आज देख रहे हैं? आप ही अभी जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान जुड़ेंगे आगे हमारे साथ, लेकिन क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है कि ये 13 सीट इंडिया गठबंधन की ज्यादा संभावनाएं हैं और हम 13 सीट पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं और पूरी 13 सीट जीतने की उम्मीद है। यहाँ तक कि जो बनारस जो काशी के हैं, गंगा के बेटे हैं, गंगा माँ के स्वयं बेटे हैं और महादेव नगरी के लाल हैं, काशी के वासी हैं, उन्हों चुनाव जीत रहे हैं और बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से बनारस की जनता अपने को बहुत ठगा महसूस कर रही है। एक भी विकास काम नहीं हुआ है, न एक फैक्ट्री लगी, न कोई कंपनी लगी, न किसी को रोजगार मिल पाया है। रोजगार तो पूरे देश में ही नहीं मिला है, खासतौर से जो थोड़ा बहुत देश में अन्य जगह मिला, लेकिन बनारस के लोगों को स्थानीय स्तर पर कोई रोजगार नहीं मिला। महंगाई आप देख ही रहे हैं, 1100-1200 रुपया सिलेंडर के दाम पहुंच गए। महिलाएं घर से निकल रही है तो सिलेंडर को नमस्कार करके निकल रही है कि जब 400 रुपया था तो मोदी जी ने कहा था कि सिलेंडर को नमस्कार करके मतदान देने जाइए। अब 1000 के ऊपर सिलेंडर का दाम है, इसलिए हम लोग पुनः नमस्कार करके जा रहे हैं मतदान देने और मोदी जी को हटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार लाएंगे। उपाध्याय जी, आप कह रहे हैं गंगा माँ के बेटे हैं, एक और गंगा माँ के बेटे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वो भी कन्याकुमारी में ध्यान करने गए हैं, अभी ध्यान कर रहे हैं और काफी चर्चाएं हैं और विपक्ष को आपत्ति भी है उनके ध्यान करने से। नहीं भैया, देखिए ध्यान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कैमरे से लेकर देखिए 2014 में भी यही इन्होंने किया था। जो कूलिंग पीरियड है और जो विराम का पीरियड है 2 दिन 3 दिन का, इस पीरियड में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य केवल प्रचार करना है, जो है हमारे अपने को एकदम धार्मिक रूप देना है। यह हिंदू धर्म के खिलाफ है और चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसी तरह से 2019 में भी इन्होंने यही काम किया था। उनका मुख्य उद्देश्य है, खैर ध्यान करें, ध्यान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने में उन्होंने इतना जहर उगला है देश में, लोगों के नाव पर मटन, मुर्गा, जो है मंगलसूत्र, मुजरा, ये सब इतना जहर उगला है कि उनको प्रायश्चित तो करना ही है। प्रायश्चित करें, 4 तारीख के बाद एकदम खाली हो जाएंगे, पूरा ध्यान करें। वो वहां पर गए अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का अंतिम समय बिताने के लिए गए, उसके बाद वो सीधे चले जाएंगे। अब झोला उनका उठ ही जाएगा। ध्यान से हम लोग को एक राज्य जो ध्यान का तरीका है, क्या इसी से उनको ध्यान करना था? अरे आप 2 महीने तक ध्यान नहीं किए, या चुनाव के पहले नहीं ध्यान दिए, ध्यान किए चुनाव के बाद भी कर सकते थे। यह उनका चलिए चलिए एक और सवाल आपसे कि क्या वजह है कि आपने एग्जिट पोल में जो नतीजे आने वाले हैं, जो भी आंकड़े आने वाले हैं, उनमें चर्चा में शामिल होने से आप नजर आ रहे हैं? एग्जिट पोल के नतीजे आज से आना शुरू हो जाएंगे, क्या वजह है कि कांग्रेस उनसे दूर भागती नजर आ रही? किससे पूछ रहे हैं जी? आप ही से उपाध्याय जी। कांग्रेस ने जो भी एग्जिट पोल की चर्चाएं होंगी उनमें जाने से इनकार कर दिया है, मना कर दिया है, तो क्या वजह है कि आप चर्चा में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, देखिए भैया, एग्जिट पोल एक जो है टीआरपी बढ़ाने का माध्यम है। एग्जिट पोल बस केवल हम लोगों को बुलाकर अपना जो है टीआरपी बढ़ाती है, एक आनंद लेती है। एग्जिट पोल में हम लोग का विश्वास नहीं है, हम लोग वास्तविक पोल में विश्वास करेंगे। 4 तारीख से हमारे पदाधिकारियों का ऊपर से आदेश हुआ है, 4 तारीख से हम लोग वास्तविक जो मतदान रिजल्ट आएगा उस पर चर्चा करने के लिए खुशी से हाजिर होंगे आप लोगों को चैनलों पर। ये 2-3 दिन 4 दिन जो गोदी मीडिया के चैनल करते हैं और मानसिक रूप से जो है गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं देश की जनता को, उसमें हम लोग सहभागी नहीं होना चाहते। चलिए ठीक है, आपने तमाम बातें रखी। अब शमसी आजाद जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजाद साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और उपाध्याय जी अभी जुड़े हुए थे, तमाम बातें वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी है वाराणसी में, गंगा के पुत्र हैं और इस बार कांग्रेस को समर्थन मिलने जा रहा है, इंडिया गठबंधन को समर्थन मिलने जा रहा है। गंगा पुत्र पीएम मोदी भी अपने आप को बताते हैं, वो ध्यान फिलहाल कन्याकुमारी में कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि निर्वाचन आयोग भी इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि आचार संहिता के जो नियम है उनका भी उल्लंघन है। लगातार तस्वीरें वायरल हो रही है, मीडिया उनको दिखा रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस। ऋषभ जी, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, और इस लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा पर्व चुनाव, जिसमें आज अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी
अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जीत तो हमारी 6वें चरण में हो चुकी थी, तो ये महज औपचारिकता है जिसको हम जो है 7वें चरण के चुनाव को पूरा कर रहे हैं। और आज भी आप देखिए कि भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता थे उन्होंने लाइन लगाकर 11 बजे तक अपना वोट डाल दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने पूरे तरीके से वॉकआउट दे दिया यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि अब कोई फायदा रह नहीं गया। जो होना था वो तय हो चुका। जनता ने जो अपना मन बनाया था उसको पूरा कर लिया है। वादे बहुत किए थे समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में भी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ। और प्रदेश से समाजवादी पार्टी को जनता ने जड़ से उखाड़ फेंका और केंद्र को कांग्रेस पार्टी ने, केंद्र से कांग्रेस पार्टी को जनता ने जड़ से उखाड़ फेंका। ये दोनों अपने वजूद को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। एक तरफ वो चेहरा है जो 10 सालों से लगातार भारत का जो है पहचाना हुआ चेहरा, भारत का विश्वास पात्र चेहरा, बल्कि विश्व में जिसको आज जाना जाता है, नरेंद्र मोदी जी को, उनका चेहरा। दूसरी तरफ जो है 7-7 महीने 8-8 महीने के प्रधानमंत्री शरद पवार, 8 महीने के केजरीवाल, 8 महीने के ममता बनर्जी, 8 महीने के लालू यादव, 8 महीने के अखिलेश यादव, 8 महीने के और इनके गठबंधन दल के जो भी, क्योंकि इनके यहाँ ये इतना मतभेद है कि इन्होंने अपने चुनाव में चेहरा तक नहीं दिया। तो जो चेहरा न दे पाए प्रत्याशी का, जो चेहरा न दे पाए आजाद साहब, कांग्रेस कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि 48 घंटे लगेंगे, पीएम क्या चेहरा भी क्लियर हो जाएगा, सब हो जाएगा। कांग्रेस के पास फॉर्मूला है, इंडिया गठबंधन के पास फॉर्मूला है। नहीं, जयराम रमेश कह रहे, ठीक कह रहे, लेकिन ये तब होगा ना जब उनकी सीटें आएगी, जब उनके यहाँ मंथन करने का वक्त मिलेगा। इसीलिए तो उन्होंने आज ही औपचारिकता अपनी पूरी कर ली और आज ही बैठक कर ली है कि चुनाव के बाद तो हम इकट्ठा हो नहीं पाएंगे, टूट फूट मच जाएगी। तो कम से कम आज एक बार फिर से फोटो सेशन हो जाए कि हम इतने गठबंधन दल के नेता एक साथ मंच पर बैठे थे। ठीक है आजाद साहब, आपको रोकना चाह रहा हूं मैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, इन पर लौटूंगा। लेकिन आजाद साहब, आप जो बातें रख रहे हैं उन पर आप बात रखिए, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं, जो आंकड़े आने वाले हैं, उस चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस कह रही है कि भ्रम फैलाया जाएगा, कहीं ना कहीं सट्टा बाजार को प्रभावित करने की कोशिश रहेगी। तमाम कहे कि आरोपों के चलते कांग्रेस डिबेटों में शामिल नहीं होगी। हम लोगों ने इसका स्वागत भी किया कि सोनिया गांधी ने राहुल वहाँ रायबरेली से जो अपना नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया और अपनी इज्जत बचाई। वही हाल कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी थोड़ी समझदारी दी। हमको लगता है कि खड़गे और सोनिया जी ने कहा होगा कि हाँ, जाने से कोई फायदा नहीं है, तो उतना समय आप जो है ईवीएम पे आरोप लगाने में अपना व्यक्त गुजारिए, इतना वक्त जो आपको मिला प्रशासन पर आरोप लगाने में उसकी तैयारी करिए। तो इस वजह से इन्होंने जो है तो चुनाव के पूर्व समीक्षा और एग्जिट पोल और ये सारे नतीजों पर उन्होंने बात करने से वॉकआउट ले लिया है। और यही फिलहाल देश में भी उन्होंने हर सीटों पर वॉकआउट ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ वजूद बचाने के, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये देश की जनता पूरी तरीके से जानती है। कहीं पर भी लड़ाई नहीं है, कहीं पर भी 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके की लड़ाई है जो देश की जनता ने पहले से फैसला कर दिया है। हमने बताया ना कि देखिए, देश एक बार फैसला कर चुका है, 2 बार फैसला कर चुका है, और 2 बार आजमाए हुए को लोग कहते हैं कि तीसरी बार भी आजमाया जाता है, उस पर विश्वास बढ़ जाता है। तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम के साथ एक विश्वास जो जुटा हुआ है, वो सबसे बड़ी बेचैनी विपक्षी। अगर मीडिया उनको दिखला रही है तो मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया कहा जाता है। अगर कहीं पर ये चुनाव कर्नाटका में जीत जाते हैं तो कहते हैं कि राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा, पंजाब में जीत गए तो आम आदमी पार्टी का नतीजा, दिल्ली में जीत गए तो आम आदमी पार्टी का नतीजा। लेकिन जहां पर हारते हैं वहां पर तुरंत आरोप लगा देते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, प्रशासन ने दबाव बनाया, यहाँ पर जो है तो प्रशासनिक दबाव बन गया, अधिकारी मिल गए, ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, ईवीएम हैक कर दिए। तो इन सारी चीजों से जनता जो है पूरी तरीके से उब चुकी है और इनका दोहरा चरित्र, दोहरीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, दोहरे बयान, दोगली राजनीति, इससे जनता पूरी तरीके से वाकिफ हो चुकी है। अब जनता जो है इनके कहने में रोड पर मार्च करने से भीड़ बढ़ जाती है, वोट में कन्वर्ट करना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में जाती आती रहती है। वहीं इनको अगर आप देखेंगे तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, 2022 के बाद अगर पूछा जाए कि आपने कौन सा बड़ा आंदोलन किया था, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं नाम नहीं बता पाएंगे, कहाँ पर किया गया था नहीं बता पाएंगे, कितने लोग गिरफ्तार हुए नहीं बता पाएंगे, कितने लोगों ने लाठी का नहीं बता पाएंगे, कितने लोग जेल गए नहीं बता पाएंगे। हमारे जब हम विपक्ष में थे तो हम लोगों को याद है, यही हजरतगंज में दौड़ा के समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक हम लोगों को पीटा करते थे, पुलिस के साथ मिलकर बल प्रयोग करते थे, पुलिस की वर्दी में घुस जाते थे और भाजपा कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा करते थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे। लेकिन हम जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सड़कों पर बने रहे। हमने जेल भरो आंदोलन किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने जो है तो भूख हड़ताल की, हमने जो है चक्का जाम किया। तब जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जब 2017 का चुनाव हुआ तो भारतीय
जनता पार्टी को बहुमत मिली। चलिए, और उसके ठीक है। बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में जीत रही है और 2014 के बाद लगातार केंद्र में जीत रही है, तीसरी बार जीत रही है और इस बार भी जीत पक्की है। ये विपक्ष गड़बड़ाया हुआ, विपक्ष बौखलाया हुआ है कि अब करें क्या? ठीक है उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है और कांग्रेस हो, विपक्षी गठबंधन के दलों हो, वो अब ईवीएम पर ठीकरा कैसे फोड़ना है उसकी रणनीति बना रहे हैं। ये बात ना सिर्फ आजाद साहब कह रहे हैं बल्कि अमित शाह ने भरी सभा में कहा कि 4 तारीख को जो कांग्रेस है उसके साथी दल हैं वो ये तैयारी कर रहे हैं कि ईवीएम पर ठीकरा कैसे फोड़ा जाए और उसकी जिम्मेदारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ी जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि आपकी वजह से चुनाव हारे हैं। इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। में इनकी पार्टी के लाल सिंह आडवाणी जी, नरसिम्हा जो इनके प्रवक्ता थे नेता, इन लोगों ने फोड़ा था। उन्होंने तो किताब भी लिखी थी। ईवीएम पर रह गया। देखिए, जो चुनाव प्रक्रिया है अगर पारदर्शी है तो कोई किसी पर बम नहीं फोड़ता है। आप बताइए, पहले चरण के मतदान के बाद 11 दिन लग गया जो है आंकड़ा देने में, उसके बाद छठे चरण के बाद 72 घंटा नहीं लगा, जबकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता रहा मैं इतना जल्दी नहीं दे पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। एकाएक क्या हो गया भाई कि 72 घंटे में आपने आंकड़े साबित कर दिए। जिस तरह से चुनाव के 1.5-2 महीना पहले एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा देते हैं और 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए जाते हैं, ये सब जो है थोड़ा सा भ्रम जनता में पैदा करती है। हम लोग तो जो है जनता आम भ्रम में है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग पारदर्शी होना चाहिए। अब देखिए, आज ही बनारस में जो है हमारे कार्यकर्ता जो है उनको नजरबंद कर दिया गया है। वो हमारे जो प्रत्याशी अजय राज उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाले हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। बताइए ये कहाँ का न्याय है? तो ये क्या पारदर्शी चुनाव होगा? इस पर तो प्रश्न उठाएंगे ही लोग। रह गई दूसरी बात जो हमारे शमसी आजाद जी भाई कह रहे हैं कि आप बताइए, देखिए आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ, मोदी जी ने जितनी भाषण दिए 232 बार कांग्रेस का नाम, 578 बार इंडिया गठबंधन का नाम, 759 बार उन्होंने स्वयं अपना नाम लिया है। लेकिन जो वर्तमान देश चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में सुबह से ही मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार 28% 11 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, वोटिंग हो चुकी है और पल पल जो तस्वीर है वोटिंग के आंकड़ों की बदलती नजर आ रही है। लगातार हमारी चर्चा जारी है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आजाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी, आप लगातार पूरी धैर्यपूर्वक चर्चा को सुन रहे थे, आप पर मैं आऊंगा, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। जिस तरीके से 13 सीटें हैं, क्या कुछ आप यहां मुकाबला देख रहे हैं? 2019 में एनडीए के पास 11 सीटें 13 में से आई थी, 8 सीटें बीजेपी ने अपने पास कब्जे में ली थी। क्या कुछ इस बार मुकाबला देख रहे हैं? क्या ये जो आंकड़ा है बदलेगा? कुछ इसकी पीछे की म्याद नजर आती है, कुछ आधार नजर आता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो लहर 2019 में दिखी थी वो भले ही ना दिख रही हो, मोदी लहर जैसे कहा जा रहा था, लेकिन क्या अभी भी उस मुकाबले में खड़ी नजर आएगी बीजेपी? प्रभात साहब। नहीं, देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक है, अगर काफी एंटी कंपेंसी या जो माहौल विपक्ष ने पिछले 75 दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बनाया है वो 4 घंटे बाद अभी रुझान में अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन पूर्वांचल का जो रण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि उस रण को जो जीत लेगा वो केंद्र में दिल्ली में सरकार बनाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को छोड़ के बाकी जितनी सीटें हैं, चाहे गाजीपुर हो, चाहे घोसी हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, इन सब में त्रिकोणीय संघर्ष है। मायावती की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर मायावती ने अपना दलित वोट अपने पास वापस ले लिया तो भारतीय जनता पार्टी को या इंडिया गठबंधन को दोनों को बड़ी मुसीबत होगी। जो 2 सीटें मायावती की थी, घोसी और गाजीपुर, क्योंकि देखिए अगर इस बार चुनाव जिस तरीके से कोई लहर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लहर पे कोई चुनाव हो रहा है, 19 के चुनाव और 24 के चुनाव में बहुत अंतर है। 75 दिन तक लगातार कैंपेन हुआ, भारी लू चल रही है, गर्मी चल रही है, मतदाता निराश है, मतदाता निकल नहीं रहा है, जनता के बीच जो स्थितियां हैं, इस बार इंडिया गठबंधन ने नीचे तक कार्यकर्ताओं को जो अपना संदेश किया है कि आरक्षण बचाओ, अग्निवीर योजना, तो इसलिए आप इंडिया गठबंधन को भी कमजोर ना समझे। कोई भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कोई भारी मतों से जीतने नहीं जा रहा है, बहुत ही नेक टू नेक फाइट है और ये अभी शाम को 5 घंटे बाद
रुझान शुरू हो जाएंगे और 3 दिन बाद परिणाम आ जाएगा। क्योंकि 75 दिन से जो लगातार कहीं वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, कोई मंगलसूत्र, कोई मटन की बात कर रहा है, कोई इधर से बाउंसर मार रहा है, कोई उधर से बाउंसर मार रहा है, जनता साइलेंट रही है। इस बार जनता एक तो गर्मी के प्रभाव से जूझ रही है। चुनाव आयोग को 7 चरणों में चुनाव न करा के 5 चरण या 4 चरण पे चुनाव करा देना चाहिए। एक तो जनता को मार मिल रही है, आसमानी मार मिल रही है। दूसरी जनता जो देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, असहमति सहमति लोकतंत्र में दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी का हर जगह कमल खेल रहा है। ऐसा कहीं कहीं हाथी भी चल रहा है, कहीं कहीं साइकिल और हाथ भी चल रहा है। तो जो ये नेक टू नेक फाइट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों में 11 सीटें बचाना उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा है। क्या योगी का कानून व्यवस्था, बुलडोजर वाला कानून व्यवस्था, डेवलपमेंट चलेगा या राष्ट्रीय लेवल पे राष्ट्रीय नेतृत्व के आधार पे चुनाव रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था को लेके, डेवलपमेंट को लेके, योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस को लेके अगर पूर्वांचल पे कसौटी पे अगर भाजपा को कहा जाएगा तो निश्चित तौर पे भाजपा 2 सीटें वापस और दे सकती है, अपने आप को 100% प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अगर वहां के स्थानीय मतदाताओं को जो समस्याएं इस देश के अंदर है, बेरोजगारी, महंगाई और जो जमीनी स्तर पे ये चीजें पहुंच गई है, ऋषभ जी, इसको आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में कोई ऐसा चुनाव का हर सीट वाइज सीट चुनाव हो रहा है, त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा है, नेक टू नेक फाइट हो रही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट को छोड़ के कि कौन सी सीट से कौन सा प्रत्याशी भारी मतों से जीत रहा है। 2014, 2019 के समीकरण अलग है, 2024 के समीकरण अलग है। क्योंकि 24 में जो अलायंस बना है, उस अलायंस ने बड़ी रणनीति के साथ, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। परिणाम क्या होगा ये अभी 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन रुझान 5 घंटे बाद पता लगेंगे। अब ये वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। अब ईवीएम पे सबकी किस्मत कैद हो चुकी है। जो बचा है 4-5 घंटे का मतदान, वो बहुत ही ना के बराबर है जैसे कहेंगे। क्योंकि अब निर्णय हो चुका है कि देश के अंदर क्या कोई राष्ट्रवादी सरकार आ रही है या कोई एक गठबंधन या एक संघ पार्लियामेंट आ रही है। क्योंकि मुझे तो संभावना ऐसी लगती है कि संघ पार्लियामेंट की संभावना भारतीय जनता पार्टी शायद 250-260 के पास जाके रुक जाएगी। बिल्कुल, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला कई सीटों पर है और आपने जैसा कि जिक्र किया कि शाम से ही वो चर्चाएं भी शुरू हो जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इस पर हम एक आगे चर्चा भी करेंगे। और लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। स्वदेश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप जहां भी हैं समय निकालें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और लगातार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तस्वीर नजर आई है, स्वदेश न्यूज पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा पर हम दोबारा लौटेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शमसी आजाद साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस बार सत्ता में आपको आना है तो उत्तर प्रदेश को सत्ता का दौर भी कहा जाता है। लेकिन चर्चा इसलिए, जैसे कि प्रभात जी ने बताया, पूरी तमाम विश्लेषण किया उन्होंने, कि जिस तरीके से तो कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला कई जगह दिखाई दे रहा है और 13 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हैं। जरूर एनडीए के पास पिछले चुनाव में, पिछले परिणाम में 11 सीटें आई थी 13 सीटों में से, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा है और ना सिर्फ इन 13 सीटों पर बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर। अगर 62 सीटें हो या फिर मध्य भारत के तमाम राज्यों की, जिसमें गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपको मैक्सिमम सीटें मिल चुकी हैं। अब आपके पास चुनौती यही है कि यहां पर जो सीटें मिली हैं उन पर कायम रखा जाए, अपने आप को बनाए रखा जाए। लेकिन अगर आंकड़ा थोड़ा भी आपका मुकाबला कांग्रेस या अन्य दल आगे आते हैं, क्षेत्रीय दल आगे आते हैं, तो वो 400 पार का जो फॉर्मूला है वो कैसे आएगा? क्योंकि दक्षिण में तो लगातार कांग्रेस कहती आई है कि यहां पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसकी तुलना में बीजेपी कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन जो मजबूती आपके वहां पर आप 100% पा चुके हैं। अब कायम रखने वाली बात है आपको कि इनको बचा के रखना है। कैसे, क्या कुछ फॉर्मूला, इस पर आप चर्चा, मैं चाहूंगा इस पर शुरुआत करें। जनता के मुद्दों को उठाया, जनता के साथ रहे, जनता की समस्याओं का निवारण किया है और आज जनता का एक विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना हुआ है और जिसको आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो है प्लस पॉइंट है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष का बिखराव है, जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपना प्रत्याशी बदलते रहे,
किसी ने 5 करोड़ दिया तो उनको बदल दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया तो उनको बदल दिया, किसी ने 15 करोड़ दिया तो उनको बदल दिया, कहीं किसी माफिया का फोन आ गया तो वहां का बदल दिया। तो इस तरीके का काम समाजवादी पार्टी ने जब किया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मतदाता जो थे वो एकजुट कहीं ना कहीं दिखे। उनको लगा कि जब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी सही से नहीं चुन रही है, और बिल्कुल लास्ट टाइम में आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया, जबकि हमेशा से कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के विरोध करते रहे, समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, उनके घर के, उनके परिवार के लोग प्रदेश अध्यक्ष का विरोध करते रहे, मगर उनको नहीं हटाया गया, बीच चुनाव में उनको बदल दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। और ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव का मतलब ये है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके ऊपर भारत की जनता ने एक बार फिर से विश्वास किया है। और 13 की 13 लेकिन आजाद साहब, कांग्रेस कह रही है कि जो राष्ट्रवाद का चुनाव आपने लड़ चुके हैं, 2019 में पुलवामा हुआ था, राष्ट्रवाद के मुद्दे हावी हुए थे, इस बार महंगाई का चुनाव है, बेरोजगारी का चुनाव है, और जो मुद्दे वो गिना रहे हैं उनका चुनाव है। तो ये महंगाई का चुनाव जो है ये एकदम से पैदा हो गया 2022 के बाद से। कहीं कांग्रेस पार्टी दिखी आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आई थी, कॉल हाउस को करोड़ों रुपया देकर सजाया गया था, जब प्रियंका गांधी यहीं रहेंगे, महिला हूँ और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लैपटॉप, स्कूटी और क्या क्या नारे दिए। उसके बाद ये हुआ कि जब यहाँ की जनता ने उनको इस तरीके से बेइज्जत करके भगाया कि सामान भी उनका नहीं खुल पाया था, और सामान वापस लेकर वो अपने ससुराल चली गई। तो क्या वो प्रदेश की जनता वो वक्त भूल गई है कि 2022 के बाद ना भाई दिखाई दिए ना बहन दिखाई दिए? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आप आज भी देखें कि हमारे मुख्यमंत्री का दौरा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा, बल्कि पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज लोग बुला रहे हैं, वहाँ की जनता बुला रही है, वहाँ के लोग बुला रहे हैं, मतदाता बुला रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता कितना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने भी वही किया कि 17 वो सीटों पर समझौता किया जो 84 के बाद से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई, अगर रायबरेली को छोड़ा जाए। और वहां पर भी आपने देखा कि अमेठी जैसी सीट पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया। आजमगढ़ का किला कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, उसको धराशायी किया भाजपा ने। रामपुर की बात अगर करें तो आजम खान की सियासत बिल्कुल खत्म हो गई, रामपुर पर भी कब्जा किया कमल ने। तो अब ऐसी कोई सीट उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही। हमारे काबिल दोस्त पत्रकार भी हैं, वो अगर ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दावा नहीं रखती मजबूती से, तो मैं तो इनकी इस बात से नहीं, वो भी ये कह रहे हैं, प्रभात साहब कह रहे हैं दावा तो आप रखते हैं, लेकिन जो मुकाबला है बहुत कड़ा होने वाला है, और उसमें कहीं ना कहीं जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिला है, अंतर कम है। तो इसका मतलब ये भी है कि मामला कहीं और भी जा सकता है। आप जब उनका टर्न आएगा तो उनसे आप उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी सीटों पर पूछिएगा जिस पर कि बहुत ज्यादा भिड़ंत उनको लग रही हो। मैं सिर्फ 2 सीटों की बात उनसे पूछूंगा कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष कहीं कोई ऐसी टक्कर दे रहा है, 2 सीटों का नाम वो बताएं। हम तो 13 सीटों पर ये जान रहे हैं ना कि यहीं के बगल में आप देखें, बनारस के बगल में आप देखें, गोरखपुर है जहाँ योगी आदित्यनाथ के वर्चस्व को क्या कोई नकार सकता है? क्या कोई कह सकता है कि वहाँ पर काजल निषाद जैसी प्रत्याशी वहाँ पर रवि किशन को टक्कर दे रही? कहीं वो कहेंगे गाजीपुर से स्थिति उनके पक्ष में दिखाई देती है, और घोसी में उसका असर दिखाई देता है। गाजीपुर में भी आप देखेंगे कि इस बार कमल खिलेगा, क्योंकि गाजीपुर को भी लोग चाहते हैं विकास के नाम पर जाना जाए, माफिया के नाम पर नहीं जाना जाए। आजमगढ़ में इसी वजह से परिवर्तन हुआ था कि आजमगढ़ के लोग अगर देश में कहीं जाते थे रोजगार मांगने के लिए, कहीं किराए का मकान मांगते थे, तो लोग उनको दुत्कार देते थे और कहते थे कि तुम आजमगढ़ के हो। जबकि उसी आजमगढ़ को जो है समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक पारिवारिक और सबसे मजबूत सीट मांगती रही, लेकिन कभी आजमगढ़ का विकास नहीं किया गया। देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब जो है जातिवाद पे नहीं बल्कि अब राष्ट्रवाद पर चुनाव हो रहा है। और एक बार फिर मोदी जी को आप देखेंगे, आप ही के चैनल के माध्यम से 4 तारीख को 2 बजे तक ऐलान किया जाएगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रही है। और तीसरी बात, चलिए ठीक है उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगा, और 4 तारीख को आप नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनते देखेंगे, ऐसा कहना है आजाद साहब का। लेकिन जिस तरीके से जनता जब वोट करती है, तमाम चीजों को बिंदुवार तरीके से ध्यान में रखती है। अब जरूर आप इंडी गठबंधन में सक्रिय हो गए हैं, तमाम दावे शुरू हो गए हैं, और थोड़ा वजन अब गठबंधन के पास नजर आया है। लेकिन जो शुरुआत के जो चरण रहे, जिस तरीके से गठबंधन के पूरे संगठन स्तर पर जो स्थिति रही, ना संयोजक आपका तय हो पाया, तमाम तरीके से बिखराव संगठन में पड़ा रहा, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन होता रहा, बड़ी देर में सीट शेयरिंग पर बात जम पाई। तो ऐसे में तमाम कहीं ना कहीं आपकी चीजें ऐसी रही हैं जो आपको नुकसान पैदा कर सकती है, क्योंकि मतदाता जो रहता है तमाम बातों को ध्यान में रखता है। उपाध्याय जी, आपके पास में आऊंगा, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आरपी राजन साहब जुड़ गए हैं, आप पर मैं आऊंगा। आरपी राजन साहब, उपाध्याय जी अपनी बात रखिए। उपाध्याय जी, आपसे जो सवाल किया था आप अपनी बात रखिए, फिर मैं राजन साहब के पास जाऊंगा। हेलो जी जी उपाध्याय जी। हेलो जी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपकी? जी, ऐसा है कि जैसे विश्लेषण करता हमारे भाई प्रभात त्रिपाठी जी ने जो कहा, बहुत सही मूल्यांकन किया। हालांकि उनके विश्लेषण के बाद ही सबकी
भाई को जो है प्यास लग गई, घबराहट में पसीना आने लगा, ठीक है। और शमशी भाई तो एक बार रोजगार का नाम भी ले लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे सभा में एक बार रोजगार और बेरोजगारी, महंगाई एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि 759 बार अपना स्वयं नाम ले लिया, 232 बार कांग्रेस का नाम ले लिया और 500 से अधिक बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन का नाम लिया। मटन, मछली, मुर्गा वो सब तो नाम लेते ही रहे, उसी पर तो वो गए हैं प्रायश्चित करने। दूसरी बात, जैसे हमारे शमशी भाई बार बार कहते हैं कि 2014 में हमने जीत गया, 2019 में जीत गया, भाई ये भूल जाते हैं 2004 और 9 के अपने परिणाम को भूल जाते हैं। और जब 2 सीट पाए थे उसकी तो बात ही छोड़िए, ये चुनाव है। 2014 में आपने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, 15 लाख रुपया काला धन लाने की बात कही थी, ये बात अलग है। उस समय 15,000 करोड़ लगभग काला धन की बात आपने कहा था, आप लगभग 30,000 से ऊपर स्विस बैंक में काला धन रह गया और पता नहीं चल पाया किसका काला धन है। और आप इतने दिन में एक कंपनी लगाए, न एक फैक्ट्री लगाए, जो भी सरकारी संस्थान थे उसको आपने कुछ उद्योगपतियों को निजी हाथ में 1-2 लोगों को बेच भी दिया। आप रोजगार की बात करते हैं, आप क्या रोजगार की बात करते हैं? भैया हंसी आती है, प्रधानमंत्री तो कभी बात ही नहीं करते हैं। उसी के लिए सुनने के लिए हम लोग काम तरस गया कि प्रधानमंत्री जी बेरोजगारों की समस्या पर भी कुछ बोले। पेपर लीक हो जा रहे हैं। हम लोग याद है जब 90 के दशक में हम लोग पढ़ते थे तो एसएससी की जो परीक्षाएं 40-40 हजार, 50-50 हजार पदे निकला करती थी, और आज 4 साल 55 साल हो गए, हो जाते हैं 2-3 हजार पद निकलते हैं, वही पर्चा लीक हो जाता है। इस समय चलिए ठीक है, इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन आप ही के सहयोगी राजन साहब हमारे साथ जुड़ गए। राजन साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरीके से तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और आप लगातार पीएम मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, ध्यान को लेकर भी सियासत गरमाई है, कितनी उम्मीदें हैं आपको इन 13 सीटों पर? की सरकार आने पर हम लोग राजन साहब समस्याओं से निजात दिला जी जी, आवाज आपकी आ पा रही है? मनोज यादव, हेलो जी, आवाज आपकी आ रही है, आवाज आपकी आ रही है। राजन साहब आपके पास आऊंगा, जो सपा की क्या कुछ रणनीति है और जिन 13 सीटों पर क्या उम्मीद आप देख रहे हैं? पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मनोज यादव है। जी जी ठीक है, आप जी, मुझे शायद मेरे पास गलत नाम पहुंचा था। मनोज यादव जी, आप ही बताइए क्या कुछ आपकी रणनीति है और क्या कुछ उम्मीदें आपको दिखाई दे रही हैं? बीजेपी के नेता जो यहाँ बैठे हैं, अधिक गर्मी पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क में हीट स्ट्रोक हो गया और हीट बीजेपी का चलचित्र देखने वो बता रहे हैं कि प्रदेश में ये बदलाव हो गया, फलाना पार्टी में ये हो गया, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, उन्होंने पैसा ले लिया। तो क्या आप बैठ के मतलब घुंघरू पहन के नाच रहे थे क्या? जो आप हम पैसे में टिकट बेच रहे थे, आपका चुनाव आयोग खामोशी के साथ बैठा रहा, आपका प्रशासन शांत रहा। अरे आपको अपना कर्म करना चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह की प्रक्रिया कर रहा है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि टिकट बेचे जा रहे हैं, लोग हटाए जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं और आप अपना ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ टीवी पे बैठ के। वैसे अभी आपने कहा ना, आपकी पार्टी मुजरा पे ही विश्वास करती, आप मुजरा देखो, करो, सुनो, या आपकी मर्जी की बात। देश के जो मुख्य मुद्दे थे उस पे उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने चुनाव लड़ा। पहला मुख्य मुद्दा था बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा लोगों के जो परीक्षाएं नौजवान दे रहे थे उसका पर्चा लीक, चौथा मुद्दा कि आखिर ये कैसी डबल इंजन की सरकार है कि 5 किलो राशन पे ही टिक जाती है, इसके आगे ना पीछे कुछ। तो जनता ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा परिवर्तन अगर देश के किसी स्टेट में होगा तो वो उत्तर प्रदेश होगा। और जो 2 सीटें पूछ रहे थे ना मजबूती से, जी जी, तो इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत 2 सीटों पे लड़ रहा है। एक है गोरखपुर, एक है बनारस, बाकी सीटें हमने जीती थी। 2 पे हम पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं और कोशिश करेंगे उठा के दे पटकेंगे इन दोनों सीटों भी। ठीक है ठीक है, देखिए आजाद साहब मुस्कुरा रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। चर्चा पर हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। लेकिन लगातार जो मतदान प्रतिशत है बढ़ता जा रहा है और सुबह से जो आंकड़े हैं लगातार बदल रहे हैं और जो 1 बजे तक के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, 40% मतदान उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक हुआ है। सुबह से ही मतदान प्रतिशत लगातार बदल रहा है और 1 बजे तक के आंकड़े भी निकलकर सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में 40% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। लगातार जो मतदान प्रतिशत है
वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आज आखिरी मतदान है, 4 जून को नतीजे भी आएंगे और देश में 7वें चरण के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार वोटिंग का जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है और इन 13 सीटों पर लगातार जो इंडिया गठबंधन हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर एनडीए के तमाम घटक दल हैं, मुकाबला यहां पर कड़ा देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी का है। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर कितनी ज्यादा अतिरिक्त सीटें बीजेपी पा पाती है, क्योंकि पिछली बार जो आंकड़ा था 62 का रहा। लेकिन क्या एनडीए के पास और भी ज्यादा सीटें आएंगी तभी वो 400 पार की जो बातें कह रही है उसके नजदीक पहुंच पाती है, या फिर जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है, समाजवादी पार्टी है, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और अधिक से अधिक सीटें जीतने का दावा यहां पर कर रहे हैं। दावा तो 79 सीटें जीतने का है, लेकिन कितनी सीटें आधार पर, जमीनी आधार पर, हकीकत पर दिखाई देती हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की लगातार जो तस्वीर सियासी रूप से नजर आ रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रभात त्रिपाठी जी आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो दल के नेता है वो तमाम अपने दावे कर रहे हैं, जिस तरीके से आजाद साहब ने भी तमाम सवाल किए कि उनको तो कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं जहां पर कोई दावा जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो कर सके कि यहां पर वो मजबूत हैं। आपने जिक्र भी किया इससे पहले कि कड़ा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन तमाम मुद्दे भी हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन था, शुरुआत अब इस चुनाव की हुई थी, ना संयोजक वो तय कर पाए, ना तमाम तरीके से वो एकता दिखाई दी। अब जरूर वो हम माहौल देख रहे हैं बना है कि इस माहौल के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो कड़ा रहेगा और बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ जाएगी। प्रभात साहब, हार रही है क्या हो रही, मैंने ये सब्जी जी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं हमेशा सब्जी जी की ही बात करता था, लेकिन ये तरीके सब्जी जी कह रहे हैं कि जाति के आधार पे आंकड़े नहीं है, राष्ट्र के नाम पे चुनाव होगा, तो ये भूल जाते हैं कि पूर्वांचल पे आपने छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़ा, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो निषाद हो, चाहे सोनेलाल पटेल की पटेल समुदाय हो या नौनिया समुदाय हो, चौहान नौनिया समुदाय हो, तो ये सबको आपने जोड़ा। तो जाति के आधार पे तो पूर्वांचल पे चुनाव होता ही होता है। राष्ट्रीय मुद्दे पे राष्ट्र का चुनाव हो रहा है, ये सबको मालूम है। मैं कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि 80 का नारा हमने दिया है और विपक्ष क्लीन बोर्ड होने जा रहा है, तो ये थोड़ा सा उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पे सीधी लड़ाई पे है, 35 सीटों पे 1 लाख के ऊपर जीत सकती है और 25 सीटें जो है 15 और 20 हजार के बीच में फंसेगी। तो मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है कि विपक्ष जो है एनडीए गठबंधन 20-25 सीटों पे बहुत मजबूती से जीतने की कगार पे खड़ा हुआ है, क्योंकि ये चुनाव आसान चुनाव नहीं है। ये चुनाव में नीचे तक, जनता तक वो मुद्दे विपक्ष लेके पहुंच चुका है। जनता चुनाव लड़ रही थी, जैसा कि प्रभात त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है कि जो राम मंदिर का मुद्दा जिस तरह से शुरुआत हुई थी, क्या वो उसका असर अब उतना नहीं रहा है? कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हावी हुए हैं, या फिर राम मंदिर का अभी भी वो करंट दिखाई देता है जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी को बड़ा बहुमत मिल सकता है? नहीं, देखिए, कोई भी राम मंदिर की बात करे, राम मंदिर एक आस्था का सवाल है और सनातन लोग बहुत खुश है राम मंदिर बनने से, लेकिन वो वोट में तब्दील, वो मुद्दा वोट का मुद्दा नहीं रह गया है। इस बार जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ है, राम मंदिर बना है, सभी लोग खुश हैं और जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं वो इस निर्णय से बहुत खुश हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत पर्यटक आ रहे हैं, वहाँ व्यवसाय बढ़ा है, सारी चीजें हैं। और जो टेस्ट पे भगवान राम से 500 साल बाद एक बहुत बड़ा एक काम हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव का जो समीकरण है, ऋषभ जी आप समझिए कि अगर योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता, तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्थिति खराब हो सकती थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो टिकट दिए हैं, वो टिकट का जो काउंटर किया है अखिलेश यादव ने और इंडिया गठबंधन ने, वो जातिगत आधार पे बिल्कुल ऐसे टिकट दिए हैं, बहुत अच्छे टिकट दिए हैं, जो एक तरफा चुनाव नहीं कहा जा सकता है। जब शाम को रुझान आएंगे, जब मतपेटियां खुलेगी, ईवीएम खुलेगी, तो आप ऋषभ मेरी बात नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा कि बहुत चौंकाने वाले परिणाम होंगे और नेक टू नेक फाइट होगी। अब ये वो स्थिति नहीं है कि 80 में 62 सीटों पे 1 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जीत गए थे, जिनको वहां स्थानीय जनता कारपोरेटर के रूप में भी नहीं जानती थी। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। 2014 में वो सांसद बन गए थे,
जो कॉरपोरेटर का चुनाव नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वो एक 14 का चुनाव एक मोदी का चुनाव था, एक देश का परिवर्तन का चुनाव था, एक लहर का चुनाव था। 19 का चुनाव एक अच्छा चुनाव था कि मोदी जी को फिर लाना है और देश को मजबूत करना है। और ये 2024 का चुनाव हम कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार उतने बहुमत से नहीं बनेगी जितने बहुमत का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तमाम चर्चाएं भी शुरू हुई, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आजाद साहब आपके पास आ रहा हूं। चर्चाएं तो शुरू हुई हैं कि इस बार जो बीजेपी की लहर 2019 में दिखाई दी थी, मोदी लहर थी, वो करंट इस बार नजर नहीं आया है। अब अंडर करंट कितना है और क्या वो इंडी गठबंधन का भी अंडर करंट है? तो ऐसे में तमाम तरीके से अब चर्चाएं तो होंगी। और जिस तरीके से आप 303 का आंकड़ा जो बीजेपी के पास था पिछले चुनाव में, अगर जो स्थिति बनती है, क्योंकि मैक्सिमम अपना मध्य भारत में कर चुके हैं, तो वो 303 पर भी आ पाना क्या मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि ठीक है, आप अपना दावा करेंगे, आप संगठन से हैं, पार्टी से हैं, पार्टी की एक रणनीति है, वो दावा होगा, लेकिन जमीन पर जो दिखाई देता है, बड़ी चुनौती बीजेपी को दिखाई दे रही है। चुनौती नहीं दिखाई दे रही, मैंने फिर कहा और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का विश्वास है। मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिसको देश लगातार 10 सालों से देख रहा है। एक तरफ वो है कि जिनका कोई चेहरा नहीं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं, जिनका कोई मोटो नहीं, जिनका कोई मोटिव नहीं, जिनका देश के लिए कोई योगदान नहीं, तो उनके ऊपर जनता कैसे विश्वास कर सकती है? बड़े भाई हमारे हैं मनोज यादव जी, इन्होंने बहुत ही हंसने वाला बयान दिया और हम हंसी अपने नहीं रोक पा रहे थे। किस किस तरीके से हमने अपनी हंसी को रोका है। अभी यही थोड़े दिन पहले की बात है कि कांग्रेस पार्टी को पानी पी कर गालियां दी जा रही थी। एक चुनाव खाली इन्होंने घूसी में जीता था, तो मध्य प्रदेश में 14 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे और हुआ क्या, वहां पर सिफर हो गए। तो यही हाल उत्तर प्रदेश में भी इनकी होनी है। दावा बहुत ये लोग कर रहे हैं, लेकिन होना यही है कि जमीन पर इनका रिजल्ट जो है वो पूरी तरीके से शून्य है। कहीं पर भी जनता इनको न स्वागत कर रही है, न इनका जनता कहीं पर बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ा रही है। ये मालूम है समाजवादी पार्टी के लोगों को आज ही से मैसेज आने शुरू हो गए कि आप लोग देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बाइकाट किया है कि वो जो है चुनाव समीक्षा और ये आंकड़न और ये क्या कहते हैं नतीजे, इस पर बैठक नहीं करेंगे। तो आप लोग भी इस पर बैठक न करके उतनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाना, ईवीएम पे आरोप लगाना, प्रशासन पे आरोप लगाना। समय भी हमारे पास कम बचा है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरीके से आजाद साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में जो स्थिति बनी थी, हमने विधानसभा चुनाव जो आखिर में हुए, जिसमें मध्य प्रदेश था, तमाम और राज्य शामिल थे, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, समाजवादी पार्टी ने जमकर कांग्रेस का विरोध किया, राहुल गांधी को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिए, लेकिन क्या जनता इन बातों को नोटिस नहीं करेगी, ध्यान में नहीं रखेगी कि आप जब चुनाव आए हैं, लोकसभा में आप एक होने की जो बातें कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में अगर ध्यान रहता है तो तभी जो बातें आजाद साहब कह रहे हैं कि जनता सब समझती है, फिर जो भी राष्ट्रवाद की बात वो कह रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ऐसा है कि जिस तरह से इस बार इंडिया गठबंधन ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, चाहे उत्तर प्रदेश की बात ही ले लीजिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस समन्वय से चुनाव लड़ा, उसको देखकर उसी के आधार पर आप कह रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जो है भाजपा के लिए कठिन चुनौती हो गई है। बिहार में तेजस्वी यादव जी जिस तरह से चुनाव लड़े हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी लड़ी है। अब पीछे क्या हुआ, पीछे इनका जाने की बात ही, रोजगार बेरोजगारी की स्थिति पर, महंगाई पर नहीं पीछे जा रहे हैं कि पहले कितनी महंगाई थी अब कितनी हो गई। अब एक दूसरे की बात करते हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार जी की बात भूल जा रहे हैं, जिसके लिए अमित शाह ने कहा था कि दरवाजा हमने बंद कर दिया है, अब दरवाजा नहीं खुलेगा। कश्मीर में इन्होंने 3 सीट पर चुनाव ही, कश्मीर में चुनाव ही नहीं लड़ा। एक राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश आपने बनाया है, वहाँ आपने 0 कर दिया और आप कहते हैं ठीक है, महत्वपूर्ण बात है आपने कही, मैं चाहूंगा इस पर एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आजाद साहब, क्या वाकई में नीतीश कुमार को आप भूल जाते हैं जब इस तरह की बातें करते हैं कि आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस को गाली देती थी, तो नीतीश कुमार के लेकर तो पीएम मोदी ने कह दिया था इनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। नेताओं को तो आप देख ही रहे कि दिल्ली में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। वही पंजाब में जब आप पढ़ेंगे देखेंगे कि भगवत मान और चन्नी जो किस तरीके से एक दूसरे की बयानबाजी कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को काटो खाओ की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इनसे दूरी बना रखी, उन्होंने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार भी समझदार नेता है, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री है, सजे हुए खिलाड़ी है, उनको ये लगा कि भाई इनसे अगर गठबंधन कर लेंगे तो हमारा जब अपनी बारी आती है तो बयान थोड़े बदले से नजर आते हैं। खैर, चर्चा के लिए समय कम बचा है। मनोज यादव साहब आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले आप थोड़ी देर से जुड़े, लेकिन सवाल एक जो हमने किया था कि अब तैयारी कांग्रेस के और आपके दलों की है, जो बीजेपी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ेंगे। ईवीएम कैसे कहीं ना कहीं खेल बदला है, इसको लेकर अब रणनीति विपक्ष की बन रही है।
देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। देश के प्रधानमंत्री का बयान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो देश के जिसके पास 2 भैंसे हैं वो एक भैंस खोल के मुसलमानों को दे दिया जाए। मैं आपके चैनल पे ये एलानिया बोल रहा हूँ कि वो भैंस मैं शमसी आजाद को दूंगा खोल के। 2 जिसके पास होंगी, एक खोल के हम शमसी आजाद को दे आएंगे। जो मोदी जी को करना होगा कर लेंगे, जिसको भाजपा वाले को करना होगा कर लेंगे। यही मेरा वक्तव्य। चूंकि इसके अलावा और कुछ इन लोगों को जवाब देना नहीं। ये वो काम करते हैं जो शायद इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं करता। तो जब किसी की भैंस खुल जाए भाई आप तो समझ व्यक्तिगत हो लेना रहे कि वो भैंस सबसे व्यक्तिगत हो रहे हैं। मैं आपके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा कहा हूं। जाएगी। और मेरी नॉलेज में जो मुसलमान है वो यही है, बाकी तो सब इस देश के नागरिक हैं। तो इनको स्पेशल वेतन दिया जाएगा। जी चलिए ठीक है। देखिए चर्चा इस पर काफी हो सकती है लेकिन समय हमारे पास कम है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमान का चर्चा में शामिल होने के लिए। आजाद साहब आपका शुक्रिया, मनोज यादव आपका शुक्रिया, प्रभात जी आपका शुक्रिया और उपाध्याय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है उसके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर हमने जो चर्चा की, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहे हैं, जो तमाम दल हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज शाम से ही जो तमाम आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन एग्जिट पोल में क्या तस्वीर नजर आती है और सबसे इतर 4 तारीख को क्या तस्वीर नजर आती है, क्योंकि तभी यह फैसला होगा कि इस बार सत्ता किसके पास जाएगी, कि पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर जो दावे इंडिया गठबंधन के हैं कुछ उस पर आधार नजर आया है उसको लेकर क्या तस्वीर रहेगी, वो भी 4 तारीख को देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर मेगा कवरेज स्वदेश न्यूज पर लगातार जारी है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।